कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची शिमला। छुट्टियां मनाने शिमला पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। शिमला में छराबड़ा स्थित अपने घर में प्रियंका रहेंगे। करीब एक हफ्ते तक शिमला में रहने का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी वाड्रा का। आपने देखा लगातार एक्टिव थी वो, कोविड के दौरान भी लगातार ट्वीट के माध्यम से ट्विटर पर अलग अलग राज्यों पर निशाना भी साधा जहां पर बीजेपी की सरकार है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे हैं शिमला। छुट्टियां मनाने के लिए खबर यह है कि वो पहुंची हुई है वहां पर और शिमला में अपने घर पर वो फिलहाल रहेंगी, वहीं से देखेंगे, वहीं से ट्वीट के माध्यम से लगातार एक्टिव हो रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। करीब एक हफ्ते तक शिमला में उनके रहने का कार्यक्रम है। एक हफ्ते वो वहां पर रहेंगे, उसके बाद फिर वापस लौटेंगे। ये बड़ी खबर है। एक तरफ कोविड है, हालांकि कोविड से थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो रही है और इस बेहतर स्थिति में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा छुट्टी मनाने के लिए निकल गई हैं शिमला। वो पहुंची हुई हैं। खबर ये है कि छराबड़ा स्थित अपने घर पर ही प्रियंका गांधी वाड्रा रहेंगे और एक हफ्ते का वक्त वो वहां पर बिताएंगे। उसके बाद हो सकता है उनकी वापस से दिल्ली हो। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने। कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अलग अलग राज्यों में हालांकि विधानसभा चुनाव भी हैं, इसलिए भी लगातार मंथन का दौर कांग्रेस के भीतर भी चल रहा है। खुद यूपी में बहुत एक्टिव प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने देखा कोविड के हालातों को लेकर योगी सरकार को घेरा, कई सवाल भी खड़े किए। और मेरे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता, सीधे उन्हीं का रुख करती हूँ। शशिकांत, ये बड़ी खबर है, अब लगातार एक्टिव दिखाई दी प्रियंका गांधी वाड्रा, भले ही ट्विटर पर ही सही, लेकिन अब छुट्टी मनाने के लिए पहुंच गई है शिमला। क्या जानकारी है? देखिए, हाँ, प्रियंका गांधी जी अचानक पहुंच गई हैं और वो एक हफ्ता तक उनका यहाँ रहने का कार्यक्रम है। शिमला से 7-8 किलोमीटर आगे उनका अपना घर है और जब भी उन्हें मौका मिलता है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि बड़े क्रूशियल मौकों पर भी वो, जब पूरा देश की निगाहें इनकी तरफ रही हैं, ये छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आती रही है रिलैक्स होने के लिए। और पिछली बार तो चुनाव के दौरान भी, जब आप पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, उस समय भी प्रियंका गांधी यहाँ पर एक हफ्ता की छुट्टियां मनाकर चली गई थी। तो अभी भी जिस तरह के हालात यूपी में बने हुए हैं और वहां पर सारा फोकस यूपी पर है, इनका यहाँ आना काफी अटपटा लग रहा है और कांग्रेस के अंदर इसको लेकर चर्चाएं भी। और यहाँ रहकर ये किसी से मिलती भी नहीं है। जितना समय ये यहाँ रहेंगी, ये बिल्कुल अपना आप घर पर रहेंगी और कहीं भी किसी कांग्रेस के किसी भी नेता को इनसे मिलने की इजाजत यहाँ नहीं रहती है शिमला में। तो एक तरह से पूरी तरह से ये परिवार के साथ छुट्टियां मनाने यहाँ आई हुई हैं और कहा जा रहा है कि यही बीजेपी की वर्किंग और कांग्रेस की वर्किंग में जो कुल मिलाकर जो फर्क नजर आता है नेताओं के उसमें व्यवहार में, वो इनके जब ये शिमला आते हैं या कहीं जाते हैं तो उस समय इनके व्यवहार से ये सब झलकता है। बिल्कुल, तो इनकी पर्सनल ट्रिप हो सकती है, परिवार के साथ क्वालिटी वक्त बिताने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। लगातार एक्टिव थी यूपी में, जैसे कि शशिकांत ने भी कहा। अब ऐसे अचानक से वो यूपी से पहुंच गई है शिमला, तो इसके पीछे हालांकि हो सकता है वो खुद अपने लिए वक्त ढूंढ रही हो, इसीलिए शिमला पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में कोरोना से मौतों का संशोधन हुआ। एक दिन में कोरोना से 3,951 मौत का आंकड़ा जोड़कर चौंका दिया गया है। बिहार से बड़ी खबर है, कोरोना से मौत का ये संशोधन वहां पर किया गया। एक दिन में कोविड से 3,951 मौत का आंकड़ा जोड़कर पूरे देश को चौंका दिया बिहार ने। राज्य सरकार ने माना कोरोना से 5,424 नहीं बल्कि 9,375 मौतें हुई हैं। राज्य की सरकार ने खुद ये स्वीकार किया है कि कोविड की वजह से सिर्फ 5,424 मौतें नहीं हुई, बल्कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 9,375 मौतें हुई हैं बिहार में। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या की समीक्षा के बाद आंकड़े सामने आए हैं। कोविड से जो मौतें हुई उनकी संख्या को लेकर समीक्षा और उसके बाद आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार में 7 जून तक मृतकों की संख्या थी 5,424। मौत के आंकड़ों में इतने बड़े संशोधन का देश का ये पहला मसला है, जिसके बाद से तरह तरह की बातें भी कही जा रही है कि आखिर ये आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा था, जो डेटा था मौत का वो क्यों छिपाया जा रहा था। अब अचानक से उसको जारी कर दिया गया, उसके बाद से जो मौत का ग्राफ है वो लगातार बढ़ गया है। 18+ के वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। 18+ के वैक्सीनेशन अभियान को जोर देने की कोशिश लगातार की जा रही थी। बड़ी और राहत वाली खबर यह है कि 18+ के वैक्सीनेशन अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 32 जिलों में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया। 24 घंटे का ये डेटा आपको दे रहे हैं। 32 जिले ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया और इस दरमियान रिकॉर्ड तोड़ 4,54,290 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई है। और प्रदेश में अब तक 18 से 44 साल के 23,60,419 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये अब तक का डेटा है 18 से 44 साल तक के लोगों का। और साथ ही इस दरमियान कुल 4,37,237 लोगों को पहली डोज लगी है वैक्सीन की, जबकि 17,053 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग पाई है। ये अभी तक का पूरा डेटा है।
31 दिसंबर तक राजस्थान को कोरोना सुरक्षा कवच। 31 दिसंबर तक राजस्थान को कोविड सुरक्षा कवच। राज्य सरकार को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी होगी 3.3 गुना ज्यादा। प्रदेश में कुल 51,50,900 लोगों को लगनी है कोरोना वैक्सीन की 2 डोज, और यानी आप समझिए कुल डोज लगेंगी 10,30,18,000 और 7 जून तक प्रदेश में लगे 1,68,43,791। यानी प्रदेश में प्रतिदिन औसत वैक्सीनेशन 24,782 डोज और साल में 207 दिन में लगानी होगी रोजाना। और औसतन ये जो जानकारी दे रहे हैं वो साल भर के लिए बताया जा रहा है कि साल में 207 दिन में लगानी होगी रोजाना औसतन 4,11,470 डोज। यानी मौजूदा गति से 3.3 गुना बढ़ानी होगी रफ्तार सरकार को, तब होगा कोरोना से पूर्ण टीकाकृत राजस्थान। और केंद्र ने 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा हुआ है, वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। और 21 जून से देश भर में केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे निःशुल्क कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के स्टॉक और तापमान का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाए, ये कहा गया है। कोरोना वैक्सीन के स्टॉक और तापमान का जो डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किया जाए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके निर्देश दे दिए हैं। ईवीएम का डेटा संवेदनशील, उन्होंने कहा कि संवेदनशील सूचना का उपयोग केवल वैक्सीनेशन योजना में सुधार के लिए हो। और यूएनडीपी और केंद्र सरकार ने तैयार किया ये नेटवर्क ईवीएम में देश से लेकर उपखंड तक का वैक्सीन स्टॉक और तापमान का डेटा। ये डेटा केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी एजेंसी से नहीं किया जाए शेयर। ये कहा गया अनुमति इसके लिए लेनी होगी। नेशनल हेल्थ मिशन के एडवाइजर आरसीएच प्रदीप हल्धर ने राज्यों को पत्र लिखा है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा पर आज फैसला होना है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर आज फैसला आना है। कोई आखिरी फैसला होगा। प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज परीक्षाओं पर फैसला आएगा। सुझाव देने के लिए बनाई कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। और फर्स्ट ईयर बिना परीक्षा प्रमोट करने की सलाह, सेकेंड ईयर में मल्टीपल एग्जाम और फाइनल की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने का सुझाव दिया गया। अब कमेटी के रिपोर्ट के बाद सरकार परीक्षा पर फैसला लेगी। राजस्थान, जोधपुर, अलवर समेत कई यूनिवर्सिटीज के कुलपति तैयार नहीं हैं परीक्षाओं को लेकर। ये भी खबर आई कि राजस्थान के अलग अलग हिस्से, जोधपुर, अलवर समेत कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर कुलपति तैयार नहीं है एग्जाम्स के लिए। लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं। और कमेटी के फैसले के बाद 20 लाख से अधिक छात्रों का असमंजस दूर हो जाएगा। अब जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर उसको लेकर छात्रों की जो असमंजस है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो भी दूर होगा। लेकिन अब इस पर आखिरी फैसला क्या हो सकता है? जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। जो सेकेंड ईयर के हैं उनके एग्जाम्स होंगे या फिर नहीं होंगे। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं क्या होंगी, अगर होंगी तो कब होंगी, वो महीना कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी। जो छात्र हैं उनमें कई तरह की असमंजस की स्थिति भी है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। विश्वविद्यालयों की परीक्षा होनी है या फिर नहीं, फैसला आ जाएगा। और साथ ही सुझाव देने के लिए बनाई कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुझाव के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, खबर यह है कि सरकार को उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फर्स्ट ईयर बिना परीक्षा प्रमोट करने की सलाह दी गई है। सेकेंड ईयर में मल्टीपल एग्जाम और फाइनल की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने का सुझाव दिया गया। अब कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार परीक्षा पर कोई आखिरी फैसला लेगी, जिस पर लगातार नजर है। के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ग्रेटर नगर निगम की महापौर को निलंबित करने का पूरा मसला है। डॉक्टर सौम्या की याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पैरवी की और साथ ही सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया है जवाब पेश करने के लिए कल तक का, और अब मामले में कल सुनवाई होगी। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि कल कोई अंतिम फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। भारत सरकार के आगे झुका ट्विटर। सरकार की अंतिम चेतावनी नोटिस का ट्विटर ने जवाब दिया है। भारत सरकार के सामने ट्विटर झुक गया, ये बड़ी खबर है। सरकार की अंतिम चेतावनी नोटिस का ट्विटर ने जवाब दिया और कहा कि नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति फिलहाल संविदा पर है। नियमित रेजिडेंट ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। रेजिडेंट मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की भी प्रक्रिया आखिरी दौर में लगातार चल रही है।
7 दिन में इस पर कोई फैसला होगा। 7 दिन का वक्त लगेगा। कहा जा रहा है कि 7 दिन में इस पर कोई फैसला हो सकता है। और केंद्र सरकार ने 5 जून को दिया था ट्विटर को अंतिम चेतावनी नोटिस। आपको याद होगा, नए आईटी नियमों की पालना सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। अब उसी का जवाब दिया गया है ट्विटर की तरफ से। साफ तौर से कहा गया है प्रक्रिया लगातार जारी है, उसके बाद इस पर कोई फैसला जल्द ही लिया जाएगा। भाजपा शासित राज्यों में अस्थिरता का माहौल है। भाजपा शासित जो भी राज्य है वहां पर अस्थिरता का माहौल, ये पूरी खबर समझिए। करीब आधा दर्जन ऐसे राज्य जहां पार्टी में उथल पुथल की स्थिति है। खबर यह है कि करीब आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उथल पुथल की स्थिति है। इतने सक्षम नेतृत्व के बावजूद प्रदेश इकाइयों में अस्थिरता आखिर क्यों है, इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं कि आखिर इतना मजबूत सक्षम नेतृत्व है, उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक नहीं होने की स्थिति क्यों उभर रही है। हालांकि कई नेताओं का मानना है कि ये पार्टी नेतृत्व की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कई नेता इसको रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। अलग का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात आदि बना कुछ ऐसा ही माहौल। यहाँ पर कुछ ऐसे ही माहौल दिखाई दे रहा है। केंद्रीय नेतृत्व और योगी में टकराव की खबरें पिछले कई दिनों से सामने भी आ रही हैं। चर्चा के बाद इसको लेकर भी तो एमपी, कर्नाटक में सीएम को लेकर पार्टी नेताओं में संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है। इधर त्रिपुरा में सीएम बिप्लब देब को बदलने की प्रदेश भाजपा के नेता कवायद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अलकमान अपने स्तर पर मंथन कर रहा है। कांग्रेस में नियुक्तियों का लंबा इंतजार होता है। ये लंबे वक्त से चला भी आ रहा है कि कांग्रेस में नियुक्तियों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। केरल में तो नेतृत्व ने दिखाई काफी जल्दी, लेकिन गुजरात, बंगाल को लेकर नहीं हुआ फैसला। गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को लेकर चर्चा। अविनाश पांडे को प्रभारी और अर्जुन मोडवाडिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की चर्चाएं लंबे वक्त से चल ही रही हैं, लेकिन इसकी घोषणा कब होगी यह अभी किसी को जानकारी नहीं है। इसी तरह बंगाल को लेकर भी पार्टी नहीं ले पा रही है कोई आखिरी फैसला। बंगाल में भी क्या होना है इसको लेकर पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया। अधीर रंजन के पास प्रदेशाध्यक्ष का पद रहेगा या लोकसभा में कांग्रेस नेता का पद रहेगा, इसको लेकर भी फैसला लखमान को लेना है। चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया तेज करने की कवायद कर दी है। सीएसी सुशील चंद्रा ने केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद को खत लिखा है। पत्र लिखा, सरकार में लंबित चुनाव सुधार प्रस्तावों पर जल्द फैसला हो, इसको लेकर एक खत लिखा गया। चुनाव नामांकन के समय गलत शपथ पत्र पर सजा का प्रावधान 2 साल किया जाए, ये भी कहा गया है। अभी 6 महीने की सजा का प्रावधान है, इससे चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त नहीं होता। 2 साल सजा का प्रावधान करने पर 6 साल के लिए नहीं लड़ सकते चुनाव। और पेड न्यूज को भी आरपी एक्ट के तहत चुनाव अपराध घोषित करने का प्रस्ताव भी दिया गया। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अखबारों में विज्ञापन पर रोक का भी प्रस्ताव है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।